सिचुएटेड होती है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि थायराइड रोग क्या है। थायराइड ग्रंथि तो सबके पास है ना, सबका शरीर चल रहा है, सबका वाइटल फोर्स काम कर रहा है। तो ये क्या है, जब ये बीमार हो जाती है तो ये क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं और हम इससे हमारे लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए और भी बहुत सारी ग्रंथियां दी गई है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ये बेसिकली हमारे ब्रेन से ज्यादातर जो भी कंट्रोल होता है ना, वो हमारे ब्रेन से ही होता है। तो ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ साथ एक पिट्यूटरी ग्रंथि है। हमने बचपन में चौथी पांचवी तक ही पढ़ा है कि मास्टर ऑफ द ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन आता था, सभी को पता ही है, क्योंकि ये ज्यादातर हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि से ही होता है। तो हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ग्रंथि दी गई है। जैसे थायराइड ग्रंथि दी गई है, थायराइड से हमारे पूरे हार्मोन्स, अभी जो मैंने बताया और डिटेल में मैं बताऊंगी, वो सारा कुछ मैनेज होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ग्रंथियां, जैसे ब्रेन में एक पीनियल ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि का काम, आंख बंद करके भी हम चीजों को महसूस कर लेते हैं। थर्ड आई जिसको कहते हैं, शंकर जी की थी ना, थर्ड आई खुल जाएगी तो क्या होगा। तो ऐसे ही हमारी अंदर इतने सारे ग्रंथियां हैं जिनसे हमारा शरीर अनुभव कर लेता है। ऐसे ही नीचे यदि जाते हैं तो थाइमस ग्लैंड होती है, जिसका वर्क ज्यादातर 14-15 साल तक ही रहता है। और नीचे यदि एब्डोमेन में जाते हैं तो वहां अलग अलग ग्रंथियां, जैसे पैंक्रियाज ग्रंथि है जो शक्कर के पाचन में, मतलब कि हमारे शुगर लेवल को मैनेज करने में लगी हुई रहती है। इसके साथ साथ हमारी किडनी के ऊपर एडिनल ग्रंथि दी हुई है जो हमारे सोडियम वाटर रिटेंशन को बराबर करके हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। इसके साथ साथ हमारे फीमेल्स में ओवरी दी गई है ताकि हमारा प्रजनन तंत्र सही से चलता रहे। मेल में टेस्टोस्टेरोन दिया गया है, मतलब कि मेल से संबंधित ग्रंथियां दी गई। ये अलग अलग फंक्शन करती हैं ताकि हमारे शरीर का संतुलन अंदर से बना रह सके। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, मेनली हमारे एक ही ग्रंथि के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये हमारी गर्दन में, मैं सभी को दिखाई दे रही हूँ ना, ये हमारे यहाँ गर्दन में सिचुएटेड होती है। ये जो कंठ है ना, ये ट्रेकिया बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन, मतलब ये जो सांस ले रहे हैं वो जा रही है लंग्स के लिए, उसके ऊपर यहाँ पर सिचुएटेड होती है तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। अच्छा, आप भी इसको फील कर सकते हैं। फिर उसको होगी जिसका बड़ा हुआ रहता है। थायराइड की ग्रंथि किसी किसी की तो अलग ही दिख जाती है। आप सब फील करें, गर्दन ऊपर करें और थूक गटके, थूक गटकेंगे ना तो यहाँ पर अपने को एक संरचना उभरी हुई सी किसी किसी की दिखाई देगी, हर एक की दिखाई नहीं देगी। जिसकी नॉर्मल है उसकी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, मेरी नहीं दिखाई देगी क्योंकि मेरा थायराइड एकदम नॉर्मल है ना। जिसका थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तो आप सभी लोग अपना अपना चेक करें गर्दन ऊपर करके कि यहाँ मुझे भारीपन तो नहीं। आप ऐसे नहीं, ऐसे कांच में देखना, अभी ये सेशन खत्म हो जाए उसके बाद एक कांच लगा के आगे से देखना, या किसी परिवार वाले से फील करवाना कि यहाँ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या। ऐसी कुछ संरचना दिखाई देगी तितली के आकार की, पिंक शेप की। अब पिंक शेप तो दिखाई नहीं देगा, जैसा स्किन है ऊपर से वैसे ही दिखाई देगा, बट अंदर से ये पिंक शेप की होती है। इसका वजन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, 10-15 ग्राम वजन होता है मात्र। फीमेल्स की थोड़ी सी बड़ी रहती है, मेल की थोड़ी सी छोटी होती है ना, क्योंकि मेल के ज्यादा हार्मोन्स चेंजेस नहीं होते, फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो आप ये बताओ कि 15-16 ग्राम की ग्रंथि कितना बड़ा फंक्शन करती है। इसके काम यदि हम देखेंगे ना तो इतने वास्ट काम है कि मैं बता ही नहीं सकती। अच्छा, पहले ये थायराइड की प्रॉब्लम ना ज्यादा नहीं होती थी। जब मैंने यहाँ 2006-07 में खातेगांव में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ना, तो बहुत कम ऐसी फीमेल्स आती थी जिनका मुझे टेस्ट करवाना पड़ता था, और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर इंदौर में जाके वो टेस्ट होता था, क्योंकि इतने ज्यादा पेशेंट नहीं थे उसके और इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आते थे, जिनकी बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि बार बार अबॉर्शन हो रहा है, बार बार महीना आ रहा है, या बहुत ज्यादा फैटी हो रही है, या बहुत ज्यादा पतली हो रही है। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स मुझे नजर आते थे, तो मैं उनका स्पेशल सैंपल लेके और बाहर टेस्ट करवाती। पर आज ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है कि हर फीमेल्स को प्रेगनेंसी में कंपलसरी कर दिया, सरकार ने भी इसको कंपलसरी कर दिया है कि आप एक बार थायराइड टेस्ट करवा लें, क्योंकि थायराइड यदि ठीक है तो उसका फीटस अच्छा रहेगा, वो मदर अच्छी रहेगी और आगे बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहेगा। अन्यथा वो या तो प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, या
नहीं, अब मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चलती रहती है या ठहर जाता है ना, तो उसका ब्रेन का विकास नहीं होता। देखो ये फंक्शन है, थायराइड ग्रंथि कैसे काम कर रही है, तो उसके ये फंक्शन है कि ब्रेन, फीटल ब्रेन डेवलपमेंट, फीटल ब्रेन मतलब जो भ्रूण आया है, बच्चा पेट के अंदर आया है, माँ के पेट के अंदर, उसके ब्रेन का विकास नहीं होगा यदि माँ को थायराइड है तो, है ना। इसलिए वहां से ही उसको फीटल का डेवलपमेंट नहीं होगा। इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथि है ये कि सब कुछ कंट्रोल इसके पास, कंट्रोल इसी के पास है। तो फीमेल्स में थोड़ा सा ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि फीमेल्स में जैसे अभी मैंने बताया ना, प्यूटिटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है। प्यूटिटरी ग्रंथि से TSH नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी ये जो थायराइड ग्रंथि है उसके ऊपर वर्क करके वहां से T3 T4 दो हार्मोन्स रिलीज करता है, और ये हार्मोन्स हमारी ओवरीज के ऊपर जाके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के इंडिकेशन करते हैं कि भैया आप अपना काम शुरू करो। वो अपना काम शुरू करते हैं तो हमारे फॉलिकल बनते हैं, एग बनते हैं, जिसके फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फीटस का नहीं होता तो महीने के रूप में वो एग बाहर निकल जाता है। ये हमारी एक साइकिल चलती है, स्पेशली फीमेल्स में। फीमेल्स में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है थायराइड की, मेल में भी होती है, मेल में कुछ अदर सिम्टम्स आते हैं, पर फीमेल में ये कॉमन सिम्टम हो गया कि उसका पीरियड या तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पीरियड आएगा नहीं, या बार बार पीरियड आएगा, या इनफर्टिलिटी होगी, या बार बार अबॉर्शन होते चले जाएंगे। और जो बच्चा पेट में आएगा उसका विकास नहीं होगा, उसका विकास ठीक से नहीं होगा। यदि जैसे तैसे विकास हो जाता है ना, तो वो जो बच्चा पैदा होता है ना, वो मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्रंथि है इसके पीछे पैराथायराइड ग्रंथि होती है जो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। कैल्शियम हम कितना भी खा लें पर हमारे लगेगा नहीं, हमारे लगेगा ही नहीं, हमारी जो हार्मोन्स नहीं है उससे रिलेटेड, तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो एक्स्ट्रा कैल्शियम किडनी के पास जाएगा और वहां पर किडनी स्टोन पैदा कर सकता है या अदर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देगा यदि हमारी थायराइड ग्रंथि ठीक नहीं है तो, है ना। तो ये पूरा कल जैसा टॉपिक लिया गया था ना, कल टॉपिक लिया था ना सर ने, क्या टॉपिक लिया था कि BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका नियंत्रण हमारे थायराइड ग्रंथि करती। हम कितना भी कुछ भी खा लें, देखो यदि हमने प्रोटीन खाया तो हमारे मसल्स अच्छे रहते हैं, हम बोलते हैं ना, बट प्रोटीन हमारी बॉडी को लगेगा कितना, हम कितना भी खा रहे हैं। यदि हमारे अंदर से ऑर्गन्स दूसरे हेल्दी हैं और हमारी थायराइड ग्रंथि हेल्दी है तो हमारी बॉडी को लगेगा। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ये करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म ये करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ये करता है। तो इतने महत्वपूर्ण फंक्शन ये करता है, ये हमारी बॉडी को लगाएगा, है ना, है हमारे पास, हमने खाया है, हमारे ब्लड में है, बट वो ब्लड में ही पड़ा रहेगा यदि ये ग्रंथि सही नहीं है तो। ऐसे ही बोन्स मैच्योरेशन का काम भी यही करता है। स्केलेटन मैच्योरेशन का मतलब कि स्केलेटन का डेवलपमेंट यही करता है। किसी बच्चे की यदि लंबाई नहीं बढ़ रही होती, मैं मेरे तरीके से बता पाऊंगी, लंबाई यदि नहीं बढ़ रही होती, बहुत ज्यादा थिकना लग रहा है, उसकी 13-14 साल एज हो गई, तो मैं सबसे पहले थायराइड टेस्ट करवाती हूँ कि इसका थायराइड लेवल देखो, हो सकता है थायराइड में प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से इसका विकास नहीं हुआ, लंबाई नहीं बढ़ी, फिजिकली वो डेवलप नहीं हो पाया। मेंटली तो खैर उसकी आदतों से पता चल जाता है, बट फिजिकली भी डेवलपमेंट नहीं होता है। कौन मोटा रहेगा, कौन पतला रहेगा, हम देखते हैं ना कि हमारे मेरे उससे बताऊं कि मेरी जो खाती है तो उससे डबल खा लेती है पर मेरा वेट ज्यादा बढ़ता है, उनका नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारा ये ग्रंथि, सबका अपना अपना पावर होता है, BMR होता है सबका। मतलब कि जब हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है तो भी हमारे ऑर्गन्स अंदर से किस तरीके से संचालन कर रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, वो सब हमारा काम हमारी ये ग्रंथि करती है। ये ग्रंथि सब कुछ मैनेज करके रखती है, इतनी ही ऊर्जा चाहिए आपको, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमें हमारी बॉडी के फंक्शन को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। सारी चीजें यदि सही रहेंगी तो हम वेट लॉस कर पाएंगे, सारी चीजें सही रहेंगी तो हम वेट को बढ़ा पाएंगे और हमारा सब कुछ ठीक
इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है इसके। अभी जैसा मैंने बताया था कि हमारे जो हम सांस ले रहे हैं उस दर को मेंटेन करती है, कितनी बार सांस लेना है, कितनी बार नहीं लेना है ना। और हमारी हार्ट रेट को मेंटेन करती है, कितनी बार हमारा दिल धड़केगा, कितनी बार नहीं धड़केगा, मतलब कि ये सारा कुछ इस तरीके से इसका संचालन होता है। और जिन लोगों को जैसे बड़ों में, चलो ये बच्चों में हो गया, बड़ों में क्या होता है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैल्शियम तो खा रहे हैं बट हड्डियों को लग नहीं रहा है ना। ये इसका मेन फंक्शन ये रहता है कि सेल से ऊर्जा जो है उससे काम करवाना। वो ऊर्जा यदि वो कैलोरी रखी है तो सेल उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो वो वेस्ट है, वो ब्लड में पड़ी है बट सेल उसको ले नहीं रही। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन्स तो है बट सेल प्रॉपरली सही काम नहीं कर रहे, तो कोई काम का नहीं रहता है ना। तो इस तरीके से अब बेसल मेटाबॉलिक रेट का हो गया, सर अभी वही रहते थे ना थोड़ा सा हो, है ना। तो देखो क्या होता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथि है कि हमारा ब्लड भी कितना बनाना है ये भी कंट्रोल उसके पास ही रहता है। हमारा आरबीसी कितने बनेंगे, हमारा ब्लड का फॉर्मेशन कितना होगा, एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को मेंटेन करने का काम ही यही करता है। और इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कैटाबोलिक, मतलब कि प्रोटीन, ये भी जो मैंने बताया था, ये सारी चीजों को प्रोटीन, फैट, इन सब का मेटाबॉलिज्म यही करवाता है। और हमारी गट मोबिलिटी को भी यही मेंटेन करता है, मतलब कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का भी कंट्रोल इसके पास। एसिडिटी गैस बनती है, ज्यादातर जिनका हाइपोथायराइडिज्म होता है ना उनको गैस बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि ये ग्रंथि काम धीरे धीरे कर रही है, तो भोजन का पाचन धीरे धीरे होने लगता है। और यदि ये बढ़ा हुआ हार्मोन से रहता है ना तो बहुत फास्टली हमारी इंटेस्टाइन वर्क करती है, तो लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो इंसान ज्यादातर दुबला हो जाता है। और जो धीरे धीरे काम हो रहा है तो बॉडी लेथार्जी में चले जाती है और उसको एसिडिटी, गैस और मतलब पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आने लगती है, इसीलिए टेस्ट करवाया जाता है। और इंक्रीज बोन टर्नओवर, मतलब कि हड्डियां में कैल्शियम फास्फोरस तो है, ब्लड के अंदर है, हड्डियों का कैल्शियम फास्फोरस कम होने लगता है तो हड्डियां वीक होने लगती, घिसने लगती, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट में दर्द रहना, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं। इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल, अब वो तो देखो ग्लूकोज लेवल तो है, एनर्जी तो है ब्लड के अंदर बट खर्च नहीं हो रहा, सेल उसको खर्च नहीं कर रहा, तो सीधा असर जो करती पैंक्रियास ग्रंथि पे जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि एक बीमारी आती है तो दूसरी साथ में आ जाती है, थोड़े दिन के बाद में इंसुलिन लेवल गड़बड़ होने लगता है, वो ग्रंथि भी बेचारी खराब होने लगती है धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे करके फैट ज्यादा बढ़ने की वजह से, ज्यादा केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ये बीमारियां धीरे धीरे करके साथ आने लगती है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ऐसा ही कुछ है कि जब वो हाइपो में है, हाइपो मतलब कि यदि थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपो, और हाइपर का मतलब ज्यादा काम कर रही। तो ज्यादातर इंडिया में हमारे जो आसपास में देखती हूँ ज्यादातर हाइपो वाले केस ज्यादा आते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे काम कर रही है और धीरे धीरे करके बॉडी, हम तो खा रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है ना कि हम तो पर्याप्त मात्रा में ले, हमें कमजोरी फील हो रही, उसको खर्च नहीं कर रहे, ये हमें थोड़ी ना दिखाई दे रहा है। तो हाइपो वाले का कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले का कम हो जाता है ना। और विटामिन का सिंथेसिस भी यही करवाती है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए, हमारे हेयर के लिए कितना नेसेसरी होता है, हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को चलाने के लिए भी विटामिन की जरूरत होती है, पर कितना विटामिन हमारे शरीर को चाहिए इसका कंट्रोल भी हमारी थायराइड ग्रंथि के ऊपर होता है। तो हुई ना ये कितनी महत्वपूर्ण हुई कि नहीं हुई। जिन लोगों का हाइपर वाले का क्या होता है, जिनका थायराइड लेवल ज्यादा होता है हाइपर वाले का, उनकी आंखें देखना ऐसे गोल गोल निकल आती। यदि आपके पास कोई मतलब किसी की फैमिली में हाइपर वाला है, हाइपर का मतलब कि बॉडी बहुत ज्यादा काम कर रही, बहुत ज्यादा खर्च करवा रही है वो, तो हाइपर हो रही है, ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा उसका लंग्स काम कर रहा है, बार बार धड़क रहा है, बार बार हार्ट रेट बढ़ रही है, तो
उसकी आंखें भी ऐसे गोल और ऐसे बाहर ऐसी दिखाई देती, तो उससे भी हमें समझ में आ जाता है कि इसको थायराइड हाइपर वाला, और हाइपर में यहाँ अंदर रुक जाती है और यहाँ फैट का डिपोजिशन हो जाता है, स्वेलिंग स्वेलिंग सी नजर आती, कभी स्वेलिंग बढ़ जाती है कभी कम हो जाती। सर नेक्स्ट वाला। तो देखो थायराइड का एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जैसा अभी मैंने बताया कि हमारी प्यूटिटरी ग्रंथि, सर नेक्स्ट स्लाइड। प्यूटिटरी ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है टीएसएच, सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। टीएसएच हार्मोन रिलीज होता है और ये हमारी थायराइड ग्रंथि के ऊपर वर्क करके T3 T4 दो हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन हमारे शरीर में फंक्शन करके हमारे ब्लड से डायरेक्ट हमारे ब्रेन में, सर नेक्स्ट वाली मुझे नहीं दिखाई दे रही, हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। तो देखो ये जो है ना, ये मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, वैसे इतनी जरूरत नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में फंक्शन होता कैसे है ना। तो ये जो प्यूटिटरी को कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज जाता कि प्यूटिटरी ग्रंथि आप जो है आप टीएसएच निकालना कम कर दो, क्योंकि नीचे सारा फंक्शन ठीक से हो रहा है ना। कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हो गया, T3 T4 मतलब कि जो हमारे शरीर में दूसरे हार्मोन्स हैं वो सारे पर्याप्त मात्रा में ठीक से फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन उसको बंद कर देता है और फिर हमारा बॉडी अब कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये लेवल्स फिर सिग्नल जाना चाहिए, सिग्नल बराबर हमारी बॉडी में पहुंचना चाहिए। तो ये सिग्नल पहुंचने में रुकावट कहाँ आती, हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होने की वजह से, है ना। देखो दूसरे में भी यही शो हो रहा है कि T3 T4 निकला तो हमारा लीवर ठीक से काम करेगा, लीवर प्रॉपर न्यूट्रिशन ठीक से बना पाएगा, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स अच्छे से बना पाएगा, और स्केलेटन हमारी मसल्स अच्छे से काम करेगी, हमारी बोन्स अच्छे से काम करेगी और करेगा, और हमारा हार्ट ठीक से काम करेगा। तो ये सारा मैनेजमेंट हमारा T3 T4 ने सब करवा दिया। तो ये सिग्नल वापस हमारे ब्रेन के पास पहुंचेगा कि ज्यादा नहीं रिलीज करना है, ज्यादा रिलीज करेंगे तो हाइपर की कंडीशन चली जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी ये फंक्शन होने लग जाएगा बॉडी के अंदर और इंसान दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि पूरा फैट उसका बर्न हो जाएगा, पूरे विटामिन जल्दी जल्दी निकल जाएंगे बॉडी से। तो वो सिग्नल सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सही कब रहेगा, जब हमारी ये ग्रंथि ठीक से काम करेगी, है ना। सर नेक्स्ट। तो देखो ये जब प्रॉब्लम्स आती है ना, जब हमारी ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती तो दो कंडीशन बनती है, हाइपर और हाइपो वाली, और इनके कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं जिसके कारण पेशेंट बनके डॉक्टर के पास आते हैं। अब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर देखता है, सबसे पहले ग्रंथि का चेकअप करता है कि ये ग्रंथि आपकी दिखाई दे रही है या नहीं। सबसे पहले मैं भी ऐसा ही करती हूँ, ऐसे गर्दन करो और चोक गटको, तो यहाँ पर थोड़ा सा उभार नजर आता है कंठ के ऊपर, तो इससे थोड़ा सा हमें ये डायग्नोस लग जाता है। जिसकी बड़ी हुई रहती है ना, मैं तो डेफिनेटली बता देती हूँ कि इसको थायराइड प्रॉब्लम होगी, भैया टेस्ट करवा ले, है ना। और या किसी किसी को यहाँ जब ये ग्रंथि में ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती, छोटी छोटी गठाने बनने लगती। अच्छा पहले एक रोग हुआ करता था घेंगा रोग, ऐसे लटक जाती थी गर्दन, वो क्यों होता था, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। पहले जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, आप लोग भी सब जानते होंगे, घेंगा रोग चला करता था, महिलाओं में ऐसी गर्दन लटक जाया करती थी, इतनी सूजन आ जाया करती थी, वो होता था आयोडीन की कमी। अच्छा आजकल नमक में आयोडीन की कमी नहीं रही, पहले आयोडीन की कमी हुआ करती थी, पहाड़ी क्षेत्र में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हुआ करती थी। आजकल तो सबको नमक, सारे नमक जो है आयोडीन युक्त ही, फिर भी थायराइड की प्रॉब्लम हुई। ऐसा बोलते हैं ना कि जो दिखता है, जो बादल गरज रहे वो बरसते नहीं है, जो हमें दिखाई दे रही है ना ग्रंथि बड़ी हुई खूब सारी लटक जाती है, उसमें ज्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ ये प्रॉब्लम होती है कि उसको प्रेशर दर्द होने लगता है, बाकी वो दिखाई देगी, हमें सुंदरता में दिखाई काम अच्छा लगेगा, बट वो अंदर से काम अच्छे से कर रही होती। पर आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है कि काम खराब हो रहा है, फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है, पर दिखने में दिख रही है कि हाँ ठीक है इंसान। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, अंदर से काम करने की प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी स्वेलिंग क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ भी खा रहे हैं तो यहाँ ऐसा लगेगा कि
कुछ प्रॉब्लम हो रही, चुभने जैसी फीलिंग आने लगती, दर्द होने लगता है, डिफिकल्टी स्वेलिंग, कुछ भी ले रहे हैं तो स्वेलिंग फील होती है, यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती, थूक थूक जैसा आता रहता है, कफ जैसा, ऐसा लगता है बार बार वो बार बार थूकते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार चिट्ठापन आ रहा है या कुछ, तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स के पास चले जाता है। अच्छा, वो प्रॉब्लम्स आई क्यों, हम आज उस पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती क्यों। अभी जैसा मैंने बताया कि पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, क्यों नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग शुद्ध हवा बोलते हैं, शुद्ध हवा थी, शुद्ध भोजन था, तरीका दूसरा था भोजन बनाने का। आजकल हम सभी फास्ट हो गए हैं, फास्ट 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 फास्ट, कितने सारे केमिकल्स, कितने सारे पेस्टिसाइड्स का यूज होके फसल तैयार होके वो हमारे घरों में आती है, फिर उसका देख रेख करने के लिए और केमिकल डाला जाता है, ज्यादातर बहुत समय चलाने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, और फिर बनाने के तरीके अलग हो गए। पहले जो बनाने के तरीके थे वो इतने ज्यादा नहीं थे, आजकल तो हर चीज यूट्यूब पे सर्च करके हर महिला बना लेती है ना। तो क्या हो रहा है कि खाना पीना सोना ये हमारी लाइफ स्टाइल की दिनचर्या हो गई, ये दिनचर्या भी खराब, ग्रंथि है ना उसका फंक्शन ठीक से नहीं होता। उसके ऊपर ये देखो, मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे ऑर्गन्स ऐसे मतलब सुकुड़ते हैं, बंद होते हैं, इस तरीके से पूरी बॉडी फंक्शन करती है। हमारा हार्ट भी ऐसे ही फंक्शन करता है, लव डव की आवाज आती रहती है यदि यहाँ सुना जाए तो, ऐसे ही लंग्स भी ऐसे ही कुछ फंक्शन करता है, और ऐसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स ऐसे ही फंक्शन करते हैं। बट इन ऑर्गन्स के ऊपर एक खराब सी लेयर चढ़ जाती है, ये खराब सी लेयर चढ़ने की वजह से ये ऑर्गन ठीक से अपना फंक्शन नहीं कर पाता और विकृति विकृति बढ़ते चले जाती है। तो ये अपने आप ही ये ग्रंथि ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, और भी इसके बहुत सारे, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कारण नहीं, ऑटो इम्यून डिसीज है ये। यस, ये वाली स्लाइड में सोरा जो भी मैंने पहले बता चुकी हूँ कि गहंगा रोग हो गया, ऐसे गर्दन में ऐसे लटक गया, या एक साइड से एक लोब तरफ, क्योंकि दो लोब है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, हो सकता है एक ही तरफ स्वेलिंग आ गई हो, इस तरीके के सिम्टम्स कुछ नजर आ रहे हैं तो हम दिखाई लेते हैं। ज्यादातर जो ये एक साइड में ये जो महिला को दिखाई दे रहे हैं, ये गहंगा रोग है, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी आजकल रही नहीं, आयोडीन हमारे को पर्याप्त मात्रा में पानी से, नमक से, हमारे आसपास से हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम आ रही है आजकल कि हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे, मतलब कि अंदर से वो काम ठीक से नहीं कर पा रही है ना, कार्य करने की क्षमता उसकी कम हो गई है। तो दो कंडीशन बनती, एक हाइपो एक हाइपर। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको हिंदी में भी मैंने स्लाइड में बताने की कोशिश करी है, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए। इंग्लिश की जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, तो ये प्रॉब्लम्स आती, हमारा ब्रेन ठीक से काम, हमारा अभी मैंने बताया था कि हमारी इंटेस्टाइन भी इससे कंट्रोल होती है, जो भी अभी के फंक्शन मैंने डिस्कस करे ना वो सब इसमें। हमारा दिल धीरे 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 काम करने लगता है, हमारे जो है मतलब त्वचा रूखी हो जाती है, सूखी हो जाती है, हमारे गट अच्छे से काम नहीं करती है, और हमें ठंड बर्दाश्त नहीं होती है ना। और ऐसे जब हाइपो वाली, जब हाइपर वाली, जब दूसरी, जब ज्यादा फंक्शन बॉडी के अंदर होने लगता है तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस आती हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप बाद में पढ़िएगा, अभी टाइम बहुत कम है। सर नेक्स्ट। हाँ देखो, ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी इसी फंक्शन को और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करिए कि एक हाइपो वाला देखें, हाइपो वाले का वेट बढ़ गया क्योंकि उसका बॉडी अंदर से स्लो वर्क कर रहा है, पूरा फंक्शन स्लोली हो रहा है, तो फैट का डिपोजिशन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो गया। और दूसरे साइड में वही लेडी का हाइपर जा रहा है, ज्यादा काम कर रही है बॉडी, तो वो पतले होते चले जाता है, सूखते चले जाता है, बाल झड़ना, थकान रहना, कमजोरी रहना, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स है, उनमें भी तो प्रोटीन चाहिए, उनमें भी तो विटामिन चाहिए, ब्लड के अंदर, बट उस फॉलिकल नहीं ले रहा, उसकी सेल ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही। तो दोनों में ये चीजें दिखाई गई है। बट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि ये ग्रंथि खराब क्यों होती है ना, क्यों खराब होती है। एक तो देखो थायराइड फंक्शन
ठीक से करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए रहती, मैन तो ये है क्या क्या चाहिए रहता है, आयरन। अब आयरन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन से हम देखते हैं कि आयरन परसेंटेज फीमेल्स में 11 से 15-16 होना चाहिए, और जो मेल रहता है उसके अंदर 12 से 16-17 तक होना चाहिए। बट आजकल फीमेल्स में देखने जाओ ना तो 8, 9, 7 इस तरीके का हीमोग्लोबिन आ रहा है, दिखने में खूब मोटी ताजी दिखाई दे रही, बट उसको खून की कमी है। और हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए भी खून चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग होके सेल्स तक काम करवाने के लिए, फंक्शन करवाने के लिए आयरन की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम चाहिए। अब मैग्नीशियम 50 ग्राम के समथिंग मैग्नीशियम पर डे चाहिए रहता है, मैग्नीशियम नहीं प्रॉपरली पहुंच पा रहा। मैग्नीशियम क्या काम करेगा, हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी, हमारे ब्लड के फ्लो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सिग्नल को पहुंचाने के लिए, जो ये सिग्नल यहाँ से रिलीज हुआ पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए आयरन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए और आयोडीन भी चाहिए। आयोडीन भी चाहिए। आयोडीन भी हमें जल से और दूसरे जो खाने की सब्जियां हैं उनसे, और दूसरा हमारे नमक के माध्यम से ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है। सेलेनियम चाहिए, सेलेनियम चाहिए 20-30 ग्राम सेलेनियम पर डे रिक्वायरमेंट, मिलीग्राम में, है ना, मिलीग्राम में, बहुत बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। मिलीग्राम, ग्राम का भी बहुत छोटा सा हिस्सा चाहिए तो सही, पर बॉडी के लिए यदि हमारे भोजन में नहीं मिल रहा है तो हमारी ग्रंथि अपने आप ही खराब होने वाली। और क्यूटेन को एंजाइम होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट टाइप का काम करता है कि खराब चीज को बॉडी से बाहर निकालते रहे, खराब चीज अंदर स्टोर नहीं हो। खराब चीज अंदर स्टोर होगी तो हमारे ऑर्गन्स खराब होने लगेंगे। तो क्या हम ये पर डे हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, यदि जा रहा है तो उसका थायराइड ठीक से काम करेगा। क्योंकि देखो अभी मैंने बताया कि हम सब फास्ट हो गए, तो हमारा फास्ट का जमाना आ गया है, तो फास्ट के जमाने के हिसाब से जो हम ये सुबह मॉर्निंग में, देखो मैं हमेशा बताती हूँ जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जिनकी बहुत सारी जो ऑर्गन से रिलेटेड चीजें होती है, उनके लिए ब्रेकफास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सर ने समझाया था कि ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी। तो यही सारी चीजें हैं, यदि हम मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें अपने आप बॉडी में मिल जाती। सेलेनियम को ढूंढने जाएंगे कहाँ, मशरूम में मिलेगा, कहाँ कहाँ से ढूंढने जाएंगे। बहुत सारे विटामिन हम कहाँ कहाँ से लेने जाएंगे, नहीं ले सकते ना। तो एक बार पीना है मॉर्निंग में, यदि हमने अच्छा सा डाल लिया तो हमारी बॉडी का पूरा संचालन ठीक हो जाए। और देखो ये रिपोर्ट है जिसमें नॉर्मल वैल्यूज लिखी हुई है कि इतनी नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, T3 की इतनी होना चाहिए, T4 की इतनी होना चाहिए, TSH की इतनी होना चाहिए। तो मतलब कि कहने का मतलब कि यदि ये TSH से थोड़ा सा समझाऊं मैं कि यदि इसका लेवल बढ़ रहा है तो हाइपो वाली कंडीशन आएगी, और लेवल कम हो रहा है तो हाइपर वाली, ये उल्टा चलता है ना। अब ये नॉर्मली 5.5 तक रहना चाहिए TSH का वैल्यू, बट ये 6-7 हो रही है, तो एकदम से घबराने की जरूरत नहीं होती। एकदम से मेरे हिसाब से कोई मेडिसिन शुरू करने की जरूरत नहीं आती है। यदि हम यहाँ हमारी लाइफ स्टाइल पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये चीजें ठीक हो जाती। और यदि किसी का लेवल बढ़ भी गया तो डॉक्टर्स को सलाह देते हैं कि आप गोली खाएं। धीरे धीरे गोली का पावर बढ़ते चला जाता है, 6.5, 12.5, 25, 50, 100, 150 और भी ऊपर तक चले जाती हैं किसी किसी की गोलियां, है ना। तो एकदम से गोली बंद नहीं करना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे यदि किसी को आप गाइड कर रहे हैं कि आपका थायराइड ठीक हो सकता है लाइफ स्टाइल को सही करके, जो जो कल चीजें बताई थी और भी मैं थोड़ा सा और बताऊंगी, तो ये लाइफ स्टाइल को ठीक करके सही करा जा सकता है। पर गोली एकदम से बंद नहीं करना चाहिए, टैपेड डोज में बंद करें धीरे धीरे करके। जैसे मान लीजिए यदि आप 100 की गोली खा रहे हैं तो 100 से आप थोड़ा सा कम करें, 75 पे आए, 75 की भी गोली आती, 50 की भी आती है, तो 50 पे आए, फिर 25 पे आए, फिर 12.5 पर आए, फिर 6.5 पे, फिर धीरे धीरे उसको बंद करें। क्योंकि हम क्या सुधार कर रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल, जो जो कारण रहते हैं, यदि कारणों के ऊपर विचार कर लिया जाए तो चीज अपने आप ठीक हो जाती। जैसे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम हुई, हम अच्छा वाला न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक हो जाएगा। वाटर का इंटेक बराबर नहीं हो रहा था, हम वाटर का इंटेक बराबर कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं,
गंदगी बॉडी से बाहर नहीं निकल रही है, अब हम वो करने लगे, ठीक हो जाएगा। सबसे विशेष, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा था, अब यहाँ आने के बाद स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, तो हमारी ग्रंथियां सही से काम करने लगेगी। और भी जो यहाँ बताए जाते हैं 5 पिलर जिंदगी को स्वस्थ रहने के लिए, इसके ऊपर भी टॉपिक होते रहते हैं, उन पे आप ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो सकती है। क्योंकि इस ग्रंथि को सही करने के लिए गुड न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन में हमें मॉर्निंग में ही हमने शेक के रूप में ले लिया है, शेक के बाद हम मल्टीविटामिन्स का बहुत बड़ा विशेष रोल रहता है सारी चीजों को सही करने के लिए। तो मल्टीविटामिन्स प्रॉपरली ले, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एनर्जी या फ्रेश ड्रिंक है वो ले, और साथ साथ हमारे भोजन में इंक्लूड करें ओमेगा-3 डाइट। ओमेगा-3 डाइट अलसी हुआ, ये हमारे सबको ठीक करने में काम करती, अखरोट हुआ, बादाम हुआ, और सीड्स, ये सूरजमुखी के बीज हुए, पंपकिन सीड्स, दालचीनी, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे जो ग्रंथियां हैं उनको ठीक करने में हेल्प करती है। तो आई होप आप सभी को छोटी छोटी चीजें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर वंस अगेन, थैंक यू। ओके, सो अमेजिंग, एक बार जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए। बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होगी कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से क्या फायदा हो सकता है। और कुछ लोगों को थायराइड होगा, वो अपनी केयर करना स्टार्ट करें, धीरे धीरे टैबलेट का डोज कम होगा आपका जैसे जैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करेंगे। और अगर आपको ऐसे लगते हैं कुछ सिम्टम्स जैसे मैम ने बताए, तो बिल्कुल सबसे पहले अपना थायराइड चेक कराएं, अगर जिन्होंने अब तक थायराइड चेक नहीं कराया तो, है ना। क्योंकि वेट गेन में यानी अगर वजन बढ़ रहा है तो कभी ना कभी इस चीज का चैलेंज भी होता है कि थायराइड हमारा इम्बैलेंस हुआ होगा। फैंटास्टिक। सो हमारा समय भी हो चुका है, सेशन को क्लोज करते हैं हम। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सुनीता मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, और कविता मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू ऑल। आप सभी का माइक खोलता हूँ मैं, आप भी थैंक यू बोलिए सबको। Thank you so much. Thank you. Thank you so much.